नमस्कार। आज हम एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपके साथ में हाजिर हैं। इस टॉपिक का नाम है शब्द शक्ति। हिंदी में शब्द शक्ति का बड़ा महत्व है। ये 2 नंबर का कक्षा 12 में टॉपिक है। इसकी परिभाषा पर गौर करें। किसी शब्द में निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। किसी शब्द में निहित अर्थ का बोध मतलब ज्ञान कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के अनुसार मुख्य रूप से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाचक, लक्षक और व्यंजक, इन 3 शब्दों के 3 अर्थ निकलते हैं। वाचक से वाच्यार्थ, लक्षक से लक्ष्यार्थ, व्यंजक से व्यंग्यार्थ। इन 3 अर्थों का बोध कराने वाली 3 शब्द शक्तियां होती है। वाच्यार्थ से अभिधा शब्द शक्ति बनती है, लक्ष्यार्थ से लक्षणा शब्द शक्ति बनती है और व्यंग्यार्थ से व्यंजना शब्द शक्ति बनती है। अब तीनों पर अलग अलग गौर करें। पहली, अभिधा शब्द शक्ति। यह बड़ी सरल है, सहज है। अभिधा, इसके अंदर क्या आता है? जहां शब्द का वाच्यार्थ या मुख्य अर्थ, देखो इसका अर्थ वाच्य प्लस अर्थ, मुख से जो शब्द बोला और श्रोता ने तुरंत ही अर्थ ग्रहण कर लिया, वो अभिधा है। वाच्य प्लस अर्थ, मुख्य प्लस अर्थ, यानी वक्ता ने जो बोला और श्रोता ने उस शब्द को तुरंत ही ग्रहण कर लिया, सरल और सहज रूप में, सुबोध रूप में, उसके अर्थ में कहीं दिक्कत नहीं आई, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति। क्या परिभाषा? जहां शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ, सरलार्थ, संकेतित या लोक प्रचलित अर्थ प्रकट हो, वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। लोक प्रचलित अर्थ का मतलब क्या है कि मैं कोई वाक्य बोलूं, गाय घास चर रही है, ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण। उसके पास 100 रुपए है, ये भी इसका उदाहरण है। अब ये जो शब्द है इस वाक्य में, ये हजारों लोगों तक अगर इसको पूछे तो उसका अर्थ सभी एक समान बताएंगे। इसमें मतांतर नहीं है, अलग अलग अर्थ नहीं है। तो अभिधा शब्द शक्ति में एक ही शब्द के नाना प्रकार के अलग अलग लोग एक समान अर्थ बताएंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे, तो वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। दूसरी, लक्षणा शब्द शक्ति। नाम से स्पष्ट है, इसमें कहीं न कहीं लक्षण प्रकट होंगे। परिभाषा: जहां शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ प्रकट न हो, अर्थात उसके मुख्यार्थ में या वाच्यार्थ में बाधा हो, अर्थ ग्रहण में बाधा हो, तो शब्द का लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट हो, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। दोबारा, जहां शब्द का वाच्यार्थ या मुख्यार्थ प्रकट न हो, मुख्यार्थ में बाधा हो और लक्ष्यार्थ प्रकट हो, अर्थात लक्षणों के आधार पर अर्थ प्रकट होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इस शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। पहली, रूढ़ा लक्षणा, दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा। यह भी अपने नाम के अनुरूप अर्थ दे रही है। रूढ़, रूढ़ का अर्थ क्या होता है? परंपरा। रूढ़ या परंपरा, अर्थात जहां शब्द का लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ या परंपरा पर आधारित हो। रूढ़ जो वर्षों से चल रहा है, जो अर्थ जो हमने नहीं किया, आज नहीं हो रहा है, कल नहीं होगा, जबकि सैकड़ों सालों से जो अर्थ ग्रहण हो रहा है, वे लक्ष्यार्थ के आधार पर जो बोध कराते हैं, वे रूढ़ा लक्षणा में आते हैं। इसके लिए टिप्स दे रहा हूं। सभी मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आएंगे, यानी सभी मुहावरों में लक्षणा शब्द शक्ति होती है और लक्षणा में भी रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, तो 9 2 11 हो गया, तो यह 9 + 2 = 11 अर्थ नहीं है, ये मुहावरा है। इस मुहावरे का जो अर्थ है भाग जाना, तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया है और वह रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है। जितने मुहावरे हैं उनके अर्थ हमने नहीं किए, बल्कि सैकड़ों सालों से चल रहे हैं, वही अर्थ यहां पर उसमें आ जाए उदाहरण में, तो रूढ़ा लक्षणा में आएगा। दूसरा, प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य, एम। जहां शब्द का लक्ष्यार्थ किसी प्रयोजन या किसी उद्देश्य पर आधारित हो, तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। इसके अर्थ रूढ़ नहीं होते,
तो कैसे? जैसे मोहन तो गधा है, तो यहाँ गधा शब्द का अर्थ गधा नहीं है बल्कि मूर्ख है, कि मोहन ने कोई मूर्खता का काम किया इसलिए हमने उसको गधा शब्द कहा है। और वो अंडरस्टूड, वह समझ लिया उसने अर्थ कि साहब ये मुझे क्यों कह रहा है। तो प्रयोजन, और प्रयोजन पूरा होने के बाद वह जो है अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है इसका। तो प्रयोजनवती लक्षणा और रूढ़ा लक्षणा में अंतर है कि इसका जो लक्ष्यार्थ है वह रूढ़ परंपरा पर आधारित होता है और ये किसी प्रयोजन या उद्देश्य पर आधारित होता है। इन दोनों पर आगे उदाहरण और चर्चा करेंगे। तीसरी शब्दशक्ति होती है व्यंजना शब्दशक्ति। व्यंजना शब्द का अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से बना है, वी प्लस अंजन। वी का मतलब विशेष, अंजन का मतलब काजल। जैसे आंखों में काजल लगाने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है, चमक आ जाती है, वैसे ही व्यंजना शब्दशक्ति में जो शब्द का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं वो नया होता है, अन्यार्थ होता है। वहां मुख्यार्थ का बोध नहीं है, जहां लक्ष्यार्थ का बोध नहीं है, तो वहां पर व्यंग्यार्थ, अनेकार्थ, विशेषार्थ का बोध होता है, वहां पर व्यंजना शब्दशक्ति होती है। परिभाषा: जहां शब्द का वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ प्रकट न हो, बल्कि जहां शब्द का व्यंग्यार्थ या अनेकार्थ या विशेषार्थ प्रकट हो, तो वहां व्यंजना शब्दशक्ति होती है। इसके भी दो अर्थ है, दो भेद हैं इसके। पहला शाब्दी व्यंजना, दूसरा आर्थी व्यंजना। इनमें भी शब्द में ही उसका अर्थ निहित है। शाब्दी का मतलब है शब्द पर आधारित है, शब्द का व्यंग्यार्थ। आर्थी का मतलब है अर्थ पर। आर्थी व्यंजना जहां शब्द की का व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आश्रित हो और उस शब्द का पर्याय रख दे तो व्यंजना शब्दशक्ति नहीं होगी, वह शब्द विशेष होना जरूरी है। जैसे रईमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गई नोबरे मोती मानस चून। तो उसमें पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं और तीनों अर्थ डिपेंड है, आश्रित है किस पर? उस पानी शब्द पर। अगर पानी का पर्याय नीर, तोय, सलील, अंबु कोई भी रख दें तो ये तीनों अर्थ कदापि नहीं होंगे। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि इसके जितने भी उदाहरण हैं वो सारे श्लेष अलंकार के हैं। श्लेष अलंकार के जितने उदाहरण हैं वो सारे के सारे शाब्दी व्यंजना शब्दशक्ति के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं और उसमें वो विशेष शब्द होना जरूरी है। तो ये एक टिप्स है। जैसे रूढ़ा लक्षणा मैं बताया था कि सारे मुहावरे रूढ़ा लक्षणा में आते हैं, वैसे श्लेष अलंकार के उदाहरण व्यंजना में और व्यंजना में भी शाब्दी व्यंजना शब्दशक्ति के अंतर्गत आते हैं। फिर दूसरा आर्थी व्यंजना, जहां शब्द का व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आधारित या आश्रित न होकर उसके अर्थ पर आधारित हो। अर्थ की प्रधानता है इसमें, विशेष शब्द की प्रधानता है इसमें, अर्थ विशेष की प्रधानता है। वहां पर जैसे 8 बज गए, अरे 5 बज गए, 8 बज गए, तो इसका क्या अर्थ है? 5 और 8 जो शब्द है उस शब्द में विशेष अर्थ की प्रधानता है। कहने मतलब है उस 5 बजे में कोई न कोई विशेष कार्य करना प्रायोजित है, वो कार्य होना शेष है, इसलिए कहा कि 5 बज गए। सामान्य रूप में घड़ी देखने के हिसाब से नहीं कहा कि 5 बज गए, 8 बज गए, उसमें कोई न कोई निश्चित कार्य किया जाना शेष है, तो अर्थ की प्रधानता है, इसलिए आर्थी व्यंजना शब्दशक्ति होती है। अब इन तीनों पर हमने चर्चा की। अब इन तीनों पर आधारित प्रत्येक में मेरा प्रयास है कि दो दो उदाहरण मैं आपको दूं ताकि और ज्यादा समझ में आ जाए। तो हम अभ्यास में देखेंगे। पहला, चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प होता है। ये बोर्ड में आ चुका है उदाहरण। चमेली का पुष्प, इस पूरे वाक्य को देखें तो इसमें सरलार्थ का बोध हो रहा है, मुख्यार्थ का बोध हो रहा है, वाच्यार्थ का बोध हो रहा है, लोक प्रचलित अर्थ निकल रहा है, तो अभिधा शब्दशक्ति होगी पहले वाक्य में। दूसरा, हरि पुस्तक पढ़ रहा है, बिल्कुल सरल अर्थ है, हरि पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक का अर्थ पुस्तक, हरि का अर्थ हरि, तो यहां पर भी अभिधा शब्दशक्ति। इन दोनों वाक्यों में सरल अर्थ है, मुख्य अर्थ है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं है, व्यंग्यार्थ नहीं है, इसलिए अभिधा शब्दशक्ति होगी। जैसा कहा है वैसा ही अर्थ। तीसरा, राम सदा चौकन्ना रहता है, तो आप भी चौकन्ना हो जाओ। यहां पर क्या है? चौ प्लस करना, अर्थात शाब्दिक अर्थ देखे, मुख्य अर्थ 4 कान वाला। राम 4 कान वाला है नहीं, मुख्य अर्थ करें तो विशेष अर्थ यानी जो वास्तव में जो अर्थ वास्तविक अर्थ प्रकट होना है वह नहीं होगा। तो अर्थ क्या है इसका? चौकन्ना रहना मुहावरा होता है, यानी सावधान, अलर्ट, सतर्क।
राम सदा चौकन्ना रहता है, मतलब सजग रहता है, सतर्क रहता है। तो मुहावरे का प्रयोग है, तो फिर आओ मुहावरे का प्रयोग है, इसका मतलब लक्षणा सब शक्ति। लक्षणा में भी कौन सी? रूढ़ा लक्षणा, तो यहां पर रूढ़ा लक्षणा सब शक्ति है। फिर सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है, ये भी बोर्ड में आ चुका है। हॉकी खेलना, और हॉकी में क्या कहा है? हवा से बातें करना, हवा से बातें करना। फिर मुहावरा यानी तीव्र गति, तेज चलना, तो यहां पर भी मुहावरे का प्रयोग, इसलिए रूढ़ा लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग है। फिर 5वां, लाल पगड़ी आ रही है। लाल पगड़ी, इस शब्द में एक विशेष प्रयोजन है। लाल पगड़ी का अर्थ लाल पगड़ी नहीं है, बल्कि इसका विशेष प्रयोजन जो है, अर्थ है, वह है पुलिस, कि पुलिस आ रही है, ये अर्थ है इसका प्रयोजन जो है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा है। अब 6ठा, अब सिंह अखाड़े में उतरा। कहने मतलब क्या है? कि बता रहा है कि मेरा जो पहलवान है वह किसी शेर से कम नहीं है, और वो अखाड़े में उतरा है लड़ने के लिए और जरूर जीतेगा। तो एक कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, और अपने पहलवान को शेर की एक तरह से संज्ञा दी है। तो सिंह अखाड़े में उतरा, तो इसलिए प्रयोजन, अपने पहलवान को शेर यानी सिंह बताने का प्रयोजन है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा। 7वां, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। फिर श्लेष अलंकार है, या पानी के 3 अर्थ है। मोती, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, और चून उसके लिए स्वयं जल अर्थ है। कुछ विद्वान आटा भी करते हैं, उसके लिए भी जल अर्थ है। तो यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, इसलिए शाब्दिक व्यंजना। शाब्दिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शब्द का व्यंग्यार प्रकट हो रहा है। शब्द विशेष, अगर शब्द का पर्याय रख दे, पानी का नीर तो सलील रख दे, तो यहाँ पर ये 3 अर्थ प्रकट नहीं होंगे, इसलिए शाब्दिक व्यंजना है। यहाँ अर्थ की प्रधानता नहीं, शब्द की प्रधानता है, शब्द का व्यंग्यार प्रकट हो रहा है। 8वां, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि कामी अरु चोर। सुवर्ण एक शब्द है, इस शब्द के 3 अर्थ निकल रहे हैं, ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। सुवर्ण कवि के लिए सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर जिससे कालजयी रचना, शाश्वत रचना तैयार कर सके। कामी, कामी पुरुष, सुंदर रंग, वर्ण मतलब रंग भी होता है, सुंदर रूप रंग का लोभी होता है। तीसरा, चोर, चोर के लिए यहाँ पर इस सुवर्ण शब्द का अर्थ है स्वर्ण, सोना। तो सुवर्ण शब्द तीनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग अर्थ दे रहा है, और ये तीनों अर्थ इसी पर निर्भर है, यानी अर्थ की प्रधानता नहीं, शब्द की प्रधानता है। सुवर्ण को हटा करके इसका पर्याय रख दें, तो यहां पर ये शाब्दिक व्यंजना सब शक्ति नहीं होगी, क्योंकि शब्द पर निर्भर है। नमा, पुजारी ने कहा संध्या हो गई। यहां संध्या का अर्थ क्या है? संध्या का अर्थ संध्या नहीं, ठीक है, सामान्य संध्या हो गई है, लेकिन यहाँ पर विशेष अर्थ, इसका जो अर्थ जो बता रहे हैं, वो अर्थ क्या बता रहे हैं? कि मेरे आरती करने का समय हो गया है। संध्या हो गई है, इसका मतलब है उसके लिए विशेष अर्थ क्या है पुजारी के लिए? कि आरती करने का समय हो गया है। तो अर्थ की प्रधानता है इसमें। ऐसा ही 10वां, नौकर ने मालिक से कहा साहब 9 बज गई। नौकर ने क्यों कहा अपने मालिक से? क्योंकि दुकान बंद करने का समय हो गया है। जो बता रहे कि 9 बज गई, मतलब दुकान शटर नीचे करें, दुकान बंद करने का समय, घर जाने का समय हो गया। तो विशेष अर्थ निकल रहा है, यहाँ पर अर्थ की प्रधानता है। यहाँ पर शब्द बदल भी दे, रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, शब्द का पर्याय रख दें, फिर भी उसके अर्थ ग्रहण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नौकर शब्द कोई भी करे, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि साहब मुझे घर जाना है, तो 9 बज गए, अंधेरा हो गया है, रात हो गई, ये भी कह सकता है, लेकिन अर्थ पर कोई फर्क जो है, अर्थ विशेष है उसका, और उसके कारण से आर्थी व्यंजना सब शक्ति होती है। शब्द बदल भी दें, लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। इस प्रकार हमने 10 उदाहरणों से सब शक्ति के जो 3 भेद है उन पर चर्चा की। आशा है कि ये सब शक्ति जो है टॉपिक आपको समझ में आ गया हो गया। धन्यवाद।